Hello everybody, hello and welcome back to CLAT Pro 2026 बैचेस। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? यस, हाय, वेलकम बैक ऑल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे। हाय, गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? हाय, गुड इवनिंग। मैं ट्रैफिक में नहीं फंसी, कुछ टेक इश्यूज होते हैं यार, ऑनलाइन पढ़ाई में होता है ऐसा। तो आशिमा, thank you so much. I am doing very well. How are you guys? Hi, hello. प्राची, ओम, ऑनलाइन पढ़ाई में क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? All going good? Yes. आदित्य, हाय बेटा, हाय, हाउ आर यू? अरे बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा लग रहा है कि आई एम बैक टू होम, बैक टू पवेलियन, है ना? देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी नो मी एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो मी बेटा। My name is Isra. I will be taking up your legal reasoning portion, legal reasoning 2 portion, wherein I will be teaching you various laws, जैसे कि फैमिली लॉ के साथ हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। एंड बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही मस्ती मजाक के साथ, एग्जाम्पल्स के हेल्प के साथ जो है ये सेशन, ये जर्नी हमारी ऐसे निकलेगी जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। इट विल बी अ ब्लिंक ऑफ एन आई। बस आप लोग के लिए ये है कि आप लोगों को लगातार निरंतर प्रयास करना है, बहुत मेहनत करनी है और बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और लीगल रीजनिंग बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है, कई बार बच्चों के लिए टेक्निकल लगता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। No, not at all weak. I hope my audio is clear to all of you. I'm very strong. I am strong enough to, है ना? तो चलिए सेशन बेटा शुरू करेंगे। So to all those new students, बेटा, my name is Isra. I will be taking up your legal reasoning, and I am LLM in constitutional law, wherein after which I have given various judicial service examinations. I've written mains. I've given interviews. And I've mentored various CLAT students over the past years, online as well as offline. So now totally I am online. So ठीक है बेटा, बुक प्रेफर, सारी चीजें बेटा किनारे लगानी है। इस तरह से लीगल रीजनिंग आपकी होने वाली है। स्पेसिफिकली लीगल रीजनिंग 2 की मैं बेटा गारंटी लूंगी, एंड डेफिनेटली सारे टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाने वाले हैं कि आपको कोई अदर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपके प्रीवियसली जितने भी आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे भी कनेक्ट करना, उनसे भी जरूर बातचीत रखना। जो भी आपके साथ बच्चे यहाँ पे जुड़ते हैं, आपके क्लास में जो बच्चे जुड़ते हैं आपके साथ, उनके साथ भी कनेक्ट रखिएगा। आपको और जरूरत पड़ेगी नहीं बेटा, जो क्लास नोट्स हैं मोर देन इनफ है, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन इट। But you have to just promise me that you will have complete confidence, complete trust in me, so that the upcoming journey will be easy and smooth for both of us. ठीक है, सेशन शुरू करेंगे। गिरीशा, 3 teachers for legal reasoning. बेटा, as you know that legal reasoning is not limited. We will get to know right here. मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि लॉ का स्कोप कितना बड़ा है। So there are few teachers who are taking up some of your subjects. One teacher will take some of your subject and the third teacher or the other teacher will be taking some of your subjects. So it will be divided according to the teachers, है ना? अब जैसे मानसी मैम है लीगल रीजनिंग में, तो वो आपका लॉजिकल भी पढ़ाएंगी। मैं और रेनू मैम आपको लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे, जहाँ पे मैं आपको पूरे करंट लीगल अपडेट्स भी बताने वाली हूँ। तो बेटा क्या करना है, आपको बने रहना है, बस अंत तक की विश्वास करना है, क्योंकि बेटा बिना विश्वास के तो आप हमेशा डाउट में रहोगे, है ना? आप हमेशा ऐसा रहेगा, अरे यार ये नहीं लिया होता, यार कुछ और ले लिया होता, यार ये कहीं और कर लिया होता। जब आप मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखाओगे, जब आप हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट दिखाओगे, तभी तो वो रंग दिखाओगे आप एग्जाम में, तभी तो रंग लाओगे, तभी तो वो रैंक लेके आओगे, है ना? लैग वैग कोई स्टार्ट नहीं होगा यार चेतना, बस रिफ्रेश करो, मस्ती में बैठो, एक कप कॉफी ले लो, चाय ले लो। सेशन बहुत ही हमारा ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। आज पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, सब बेसिक क्लास है। हम बस डिस्कशन करने वाले हैं लॉ के बारे में। तुम लोग क्या जानते हो, वी विल जस्ट डिस्कस
एंड फैमिली लॉ का एक ब्रीफ इंट्रो मैं तुम्हें दूंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस हम एंड में जरूर करेंगे। देखेंगे अभी तुम्हारा क्या पका हुआ है माल मसाला, तो पता चलेगा आप कितने पानी में हो, मुझे भी। ठीक है, शुरू करें सेशन। आलोक कह रहे हैं मामा की फोटो बहुत अच्छी है। ठीक है यार आलोक, थैंक यू। TGID बेटा वो सब बताएंगे बेटा, ठीक है। रेडी, गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन सो दैट आई कैन बिगिन विद द सेशन। सीनियर्स कौन कौन है भाई बता दो। अनुष्का को, एक तो आदित्य को तो मैं जान ही रही हूँ बेटा, उत्कर्ष, TGID बेटा वो सब बताएंगे बेटा, ठीक है। रेडी, गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन सो दैट आई कैन बिगिन विद द सेशन। सीनियर्स कौन कौन है भाई बता दो। अनुष्का को, एक तो आदित्य को तो मैं जान ही रही हूँ बेटा, उत्कर्ष हाय, थैंक यू, वेलकम वेलकम बेटा। You don't know law, Muskan. I am here. I am here. Don't worry. And Isra I am there. No fear. Okay. चलिए आ जाओ बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम हालांकि बहुत ही ब्रीफली तुम लोगों को ये मैं बता दूंगी। लीगल लॉ में हिंदू किसे कहा जाता है, इसकी एक पूरी डेफिनेशन है बेटा। जो बच्चे साइंस के होंगे, जो बच्चे कॉमर्स साइड के होंगे, वो जानते हैं कि एक डेफिनेशन का क्या वेटेज होता है। एक डेफिनेशन का क्या वेटेज होता है आप जानते हो कि एग्जामिनर ने अगर पूछ लिया डिफाइन दिस, तो वो पूरा नंबर तभी मिलेगा जब आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बुक में दी गई है वो लिख दी। तो उसी तरह से हु इज अ हिंदू, हिंदू कौन है, उसको भी डिफाइन किया गया है लॉ में। लॉ में उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि हु इज अ हिंदू, तो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी, नेचर बता दूंगी, मीनिंग बता दूंगी हिंदू लॉ का। जमेगा बच्चों, चलेगा, ठीक है। अच्छा लेट अस सी, पहले देखते हैं क्लैट में बेसिक के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्लैट से शुरू करते हैं। क्लैट में बेटा कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव होती है कि नहीं होती है, और जो बच्चे दे चुके हैं वो नहीं जवाब देंगे। न्यू स्टूडेंट्स विल आंसर मी। तेजस्विनी आज के क्लास के नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा बेटा, बस आप बात सुनो मेरी, ये जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों का कहना है कि 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स के। फिर नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा। नेगेटिव बच्चे बता रहे हैं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, यानी कि 4 सवाल गलत तो आपका एक सही सवाल भी गलत कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर बेटा ये बताओ मुझे, लीगल रीजनिंग का कितना पोर्शन होता है, इनमें से लीगल के कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लीगल के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करीबन 6 पैसेजेस। मार्क्स आपके वेटेज रखता है 30 से 32 नंबरों का, 30 to 32 मार्क्स का वेटेज रखता है आपका लीगल रीजनिंग का पोर्शन। होता क्या है, बच्चे आते हैं कौन कौन से फील्ड से, बच्चे आते हैं कॉमर्स साइड से, बच्चे आते हैं ह्यूमैनिटीज साइड से, बहुत सारे बच्चे हमारे क्लैट एग्जाम देते हैं साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे वो मैथ्स में अच्छे होंगे, जैसे वो लॉजिकल में अच्छे होंगे, ह्यूमैनिटीज वालों को कई बार ऐसा प्लस पॉइंट मिल जाता है कि वो जीके वगैरह में अच्छे होते हैं। अगेन ये अकाउंटेंसी में, स्टैट्स में, क्वांट में अच्छे होंगे, बट लीगल में बच्चों की हालत खराब हो जाती है। लीगल में क्या होता है, बच्चों की पोपो ढीली हो जाती है, रो देते हैं बच्चे लीगल में। अब जल्दी से मुझे चैट में स्पैम करो कि कितने बच्चे हैं, सबसे पहले कितने बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम के हैं, जिन्होंने क्लास 11, 10th और 12th में साइंस चूज किया या ऑप्ट किया, या मोर ओवर 12th में वो साइंस स्ट्रीम के हैं। क्योंकि मैं अब 12वीं के बच्चों को डील कर रही हूं, ठीक है। जल्दी से मुझे स्पैम करिए बेटा।
मिस्टी साइंस, हर्षिता साइंस, आदित्य, स्वाति, सपना, मौली। अरे भाई साहब देख रहे हो बेटा, देखो देखिए देखिए अपनी आंखों से देखिए, ये देखिए पीसीएम, पीसीएमबी, पीसीबी, बहुत मिलेंगे बेटा आपको ऐसे। उसके बाद बेटा मुझे बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स साइड के हैं, जिन्होंने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स ये सब ऑप्ट किया था। पोल वोल नहीं लगाएंगे यार, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं, फिर बच्चों की रैंक नहीं आएगी। पोल लगा देंगे ना तो तुम लोगों की रैंक नहीं आ पाएगी। देखिए भैया, तो ये सब मेहनत करना जान रहे हैं पहले से। कॉमर्स साइड के बच्चे भरे हुए हैं, आलोक, संजय, मुस्कान, गगनदीप, ये देखिए संजना है। अरे आदित्य तुम साइंस में भी थे, कॉमर्स में भी हो, हर तरफ हो। तो बहुत बच्चा है भाई, बहुत बच्चा है। ह्यूमैनिटीज में बच्चे उतने नहीं होते हैं, ह्यूमैनिटीज में बच्चे उतने नहीं होते। कितने बच्चे ह्यूमैनिटीज के, कितने हैं? कॉमर्स विद लीगल स्टडीज। अब लीगल, पॉल साइंस, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज में वो नहीं पोर्शन होता है, ह्यूमैनिटीज में एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी होता है, पता है? तो साइकोलॉजी वालों को लॉजिकल में बहुत हेल्प हो जाती है, पॉल साइंस इनका कवर हो जाता है। तो ह्यूमैनिटीज वालों को +1 का मैं कहूंगी, उनको एक प्लस पॉइंट होता है, +1 का बस, कि मतलब एक प्लस पॉइंट होता है कि वो पॉल साइंस वगैरह पढ़े होते हैं, तो लीगल में उसमें बेनिफिट मिल जाता है लोगों को। ह्यूमैनिटीज के बच्चे बहुत हैं, सही है बेटा, बट मुझे ऐसा लगता है साइंस स्ट्रीम ज्यादा, मतलब साइंस स्ट्रीम का ज्यादा बोलबाला है। लीगल में सबकी टाई फिश होती है बेटा, लीगल रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे, उनको प्रॉब्लम होती है। अब लीगल रीजनिंग में हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है, आपके फोकस एरियाज नोट डाउन कर लीजिएगा। सब्जेक्ट आप फैमिली लॉ पढ़ने वाले हो, ये चीज सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेगी। आपके फोकस एरियाज क्या क्या होने चाहिए जब भी आप लीगल रीजनिंग की तैयारी करोगे? सबसे पहले सिलेबस वर्सेस प्रैक्टिस। आप बताओ, सिलेबस वर्सेस प्रैक्टिस में आप इन दोनों में से किसको वेटेज ज्यादा दोगे? आपसे कोई पूछे कि सिलेबस ही कंप्लीट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, या आप ज्यादा फोकस प्रैक्टिस पे करोगे? बताइएगा, सिलेबस वर्सेस प्रैक्टिस। फिर दूसरा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है बेटा रीडिंग स्पीड में। रीडिंग स्पीड बेटा, एंड डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं समझ आता। हमेशा ध्यान रखना, मूर्ख होगा वो बच्चा जो कहेगा कि मैडम सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, प्रैक्टिस करने से क्या होगा। वो बच्चा मूर्ख होगा जो कहेगा कि मैम हम प्रैक्टिस इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। बेटा ऐसे तो तुम बैठे ही रहोगे, पूरे साल तुम सिलेबस ही कंप्लीट करते रहोगे। इसीलिए आज से ही आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। अब प्रैक्टिस किस किस फॉर्म में हो सकती है? आपके डीपीपीस के फॉर्म में हो सकती है बेटा। इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल्स हो सकते हैं। मॉक्स लगाना शुरू कर दीजिए। मॉक कितने लगाने हैं? मंथली आपके जो मॉक्स होने चाहिए हैं, अब करेंटली मैं कहना चाहूंगी 5 to 6 मॉक्स लगाइए। 5 to 6 मॉक्स लगाइए, प्रैक्टिस पे फोकस करिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करोगे। सिलेबस अकॉर्डिंग टू बैच, और साथ ही तुम्हारा जो रिवीजन चलता रहेगा वो चलता रहेगा। जो तुमने कंप्लीट कर लिया उसको तुम रिवाइज करोगे। बात समझ आई? ये सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है। क्यों आदित्य? ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है जहां पे डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं समझ आते। उसके बाद जो तीसरी चीज है, बच्चों को इंटरप्रिटेशन नहीं करना आता। अब तुम लोगों को कहोगे मैम ये इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन नहीं करना आ रहा है, यानी कि
जो कुछ भी लिखा गया है उसको समझ ही नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इसका रीजन क्या होता है बेटा? इसका रीजन ये होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लो बेटा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे लोगे? या तो पैसेज का हेल्प लो, इतनी ज्यादा मदद ले लो, एक बार पैसेज रीड कर लिया फिर दूसरा बार उसको रेफर कर लिया, या फिर कंप्लीटली अपने सिलेबस की हेल्प से आप उसके ऊपर पकड़ बना लो। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जिनके ऊपर ध्यान रखो, यही आपको हेल्प करेंगे बेटा। समझ नहीं आता, बच्चे पढ़ते चले जाते हैं, रीड तो कर रहे हैं मैम, बट वो पैरा ही नहीं समझ में आया। अच्छा, इसमें एक और चीज हेल्प करेगी बेटा, इंटरप्रिटेशन में न्यूज़पेपर। बच्चों न्यूज़पेपर रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। न्यूज़पेपर में जो आपके करंट इवेंट्स होते हैं ना, करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्लैट 2025 में, क्लैट 2025 में, क्लैट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था डीपीडीपी से। जानते हो क्या है डीपीडीपी एक्ट? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। 24 में भी पूछा, 25 में भी पूछा, उन्होंने हाथ हिलाने की कोशिश नहीं करी। बहुत सारे ऐसे लॉस थे जो इसके ऊपर वो पूछ सकते थे, लेकिन करंट इवेंट्स बहुत तुम्हें हेल्प करेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है बात? अब एक और चीज बेटा, एक और चीज, आपको मार्क्स ओवर एक्यूरेसी, या एक्यूरेसी इस तरह से लिख लो, एक्यूरेसी ओवर मार्क्स। बच्चे रोते रहेंगे, मैम मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। मैं कहूंगी बेटा, अगर उस पर्टिकुलर क्या नाम है मॉक टेस्ट में तुम्हारे 30 नंबर आए, जिसमें तुम नेगेटिव से बच गए, जिसमें जो भी क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करे वो तुम्हारे सही थे, बाकी तुमने छोड़ दिए, तुम्हें वो स्किल आ गई कि तुम एक्यूरेट आंसर्स के ऊपर टिक कर रहे हो, एक्यूरेसी तुमने डेवलप कर ली, भले ही क्यों ना तुम्हारा स्कोर उतना ज्यादा नहीं है, मार्क्स तुम्हारे उतने ज्यादा नहीं है, मैं कहूंगी वो तुम्हारा मॉक बहुत बढ़िया हुआ बेटा, वो तुम्हारा मॉक बहुत बढ़िया हुआ। मैं लीगल के स्पेसिफिक एरियाज के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे रोए हैं लिटरली क्लैट 2025 में, दे वर क्राइंग बेटा। मतलब 80-80, 90-90 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे मॉक्स में वो रो रहे थे एंड में। तो आप बचो इन सब चीजों से। ये मेरा आपको बताने का एक तरीका था कि ये फोकस एरियाज मेरे बच्चों के होने, एटलीस्ट वो बच्चे जो मुझे आज को सुन रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी बेटा तुम्हारी निरंतर प्रयास से आएगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। वो तो तीर मारोगी ना उसी ऑप्शन पे, तुम्हें पता चल जाएगा ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ये एक्यूरेट आंसर होता है, ठीक है। चलिए अब अपने सब्जेक्ट की ओर चलेंगे बेटा। इन चीजों पे प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन पे आई विल बी एंग्री ऑन द स्टूडेंट्स हु विल नॉट पे अटेंशन ऑन दीज थिंग्स रादर देन लॉइटर हियर एंड देयर, इधर उधर परेशान रहेंगे। अच्छा, एक और चीज है, क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पे जब सेशंस देखोगे, मेरी पीडीएफ्स देखोगे क्लास के, तुम्हें पता चलेगा कि कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है। तुम XYZ लाओ, इनके प्लेटफॉर्म का भी हम नोट्स ले लें, यहां से भी ले लें, यहां से भी ले लें, यहां से भी ले लें, फिर क्या होगा, तुम्हारे पास इतना मोटा गड्ढा हो जाएगा लीगल का, पढ़ने को कुछ नहीं आएगा, जानने को समझने को कुछ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है रादर देन क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। सोर्स हम हैं, हमसे बड़ा सोर्स क्या लोगे अनुभव? सोर्स ऑफ लीगल रीजनिंग इसरा मैम। स्लीप, अभी तो लो स्लीप, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कोशिश करना इसमें कोई कमी ना आए बेटा, ठीक है। आइए बच्चों, अब आगे आइए। अब हम लोग बात करने वाले हैं लीगल रीजनिंग के बारे में, या लॉ के बारे में। बच्चों लॉ के बारे में आप क्या जानते हो? मतलब बेसिक नॉलेज अगर मैं आप लोगों से पूछूं, लॉ क्या होता है? व्हाट इज लॉ अकॉर्डिंग टू यू? हर्षिता, मैगजीन्स आएंगी ना आपके पास अनुभव, लीगल मैगजीन्स आएंगी। व्हाट इज लॉ अकॉर्डिंग टू यू?
जल्दी से बताइएगा बेटा, आपके अकॉर्डिंग लॉ क्या होता है? रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, कानून, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, दे आर बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसा कि आप लोग कह रहे हो, ठीक है, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर इन अ कंट्री, ठीक है। अब एक बात और बताना बेटा, आपने कई बार पढ़ा होगा, ये तो बहुत बेसिक चीज है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं? हर्षिता बेटा बताइएगा मुझे। देयर आर 3 बेसिक ऑर्गन्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये लॉ कहां से आएगा बेटर फंक्शनिंग के लिए। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, जल्दी से बताइएगा बेटा। तीन ऑर्गन्स होते हैं आयुषी, कोडिफाइड और यस वेरी गुड, जिज्ञासा ने जवाब दिया है। तो बेटा 3 ऑर्गन्स होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक होता है बेटा लेजिस्लेचर, एक होता है बच्चों लेजिस्लेचर। अभी मैं फैमिली लॉ शुरू नहीं की हूं बेटा, मैं बेसिक चीजें बता रही हूं, आपको ध्यान रखना, दीज आर दी बेसिक्स ऑफ लॉ। फिर आप सोचो कि ये सब फैमिली में है, नहीं, माहौल सेट हो रहा है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। 3 साल का मेरा भांजा है, उसको भी पता है ये बात, ज्यादा तो नहीं हो गया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब बेटा जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, लेजिस्लेचर ही बेटा भारत में कानून बनाता है। लेजिस्लेचर का काम भारत में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का है, ठीक है। जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब उनको लागू करेंगे। ये देखेंगे कि क्या कानून हर कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक। और जुडिशरी की बेटा जब हम बात करते हैं तो ये कोर्ट्स हैं, ये कोर्ट्स हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, जो चेक करते हैं कि जो कानून पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा क्या वो सही है या वो गलत है। सही कैसे होगा, गलत कैसे होगा, कहीं वो हमारे सिटीजन्स की राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं हो रहा है। ये चेक करने का काम बेटा आपके जुडिशरी का होता है, इंटरप्रेट करती है लॉ, ठीक। तो कानून कौन बनाता है? दिस इज द पॉइंट वेयर द लॉ इज बीन मेड। तो लॉ बेटा जैसे कि आप जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, तो वो किसने पास किया था? पार्लियामेंट ने किया था, भारत के पार्लियामेंट ने किया था, जिसमें लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है। उसी तरह से हर स्टेट को बेटा कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई हैं उनके लिए। जैसे वेस्ट बंगाल में जो दर्दनाक हादसा हुआ था, उस दर्दनाक हादसे के बाद एक अपरिजिता बिल पास किया गया था, अपरिजिता बिल पास किया गया था। तो वो अपरिजिता बिल वेस्ट बंगाल की असेंबली में पास किया गया था, क्योंकि वो उनके स्टेट की रिक्वायरमेंट थी, तो स्टेट की नीड के अकॉर्डिंग हम लॉस पास कर सकते हैं, ऑल इंडिया नीड के अकॉर्डिंग हम लॉस पास कर सकते हैं। सबको बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या होते हैं बेटा? बेसिकली दे आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आपको बताने का मेरा एम ये है बेटा कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये कोडिफाइड भी हो सकते हैं, अनकोडिफाइड भी हो सकते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा कि कोडिफाइड और अनकोडिफाइड में डिफरेंस क्या होता है। जब भी मैं आपसे कहूंगी कि ये पर्टिकुलर लॉ जो है ये कोडिफाइड है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी एक हार्ड कॉपी है, इसको लीगलाइज कर दिया गया है। कैसे लीगलाइज किया गया है? पार्लियामेंट के द्वारा पास करके लीगलाइज किया गया है। जब भी मैं आपसे कहूंगी कि अनकोडिफाइड है,
इसका मतलब वो कानून तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन पार्लियामेंट ने उसे पास नहीं किया है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन इज हैविंग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन में संविधान अनरिटन है। तो इसका मतलब क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते हैं बेटा, लेकिन वो कोडिफाइड नहीं है, उसके लिए एक हार्ड कॉपी, एक डॉक्यूमेंट, एक किताब अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसको पार्लियामेंट के द्वारा पास ही नहीं किया गया है, लेकिन वो भी कानून कहा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल सही कहा प्राची, बहुत बढ़िया बेटा। डॉक्यूमेंटेड होता है, जैसे कि भारत का संविधान डॉक्यूमेंटेड है, भारत का संविधान आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेड है। वहीं पे अगर मैं आपसे कहूंगी, यहां पे लिख दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहीं पे अगर मैं आपसे कहूंगी कि अनकोडिफाइड का एग्जाम्पल दीजिएगा, अंबालिका। बहुत बढ़िया संजना, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनकोडिफाइड का एग्जाम्पल मुझे दीजिएगा, अभी बताते हैं महक, डोंट वरी, अभी बताएंगे। बाइंडिंग नहीं, ऐसा कैफ आप नहीं कह सकते कि बाइंडिंग नहीं होगा। वेरी गुड अंबालिका, वेरी गुड बच्चे। जैसे कि भारत में लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड है। नाउ मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको लॉ के एस्पेक्ट्स बता रही हूं कि लॉ आपको किस किस तरीके से अवेलेबल होता है, लॉ को आप किस किस रूप में देख सकते हैं, इसका स्कोप आप देख लो कितना वाइड है लॉ। कोडिफाइड भी होता है, अनकोडिफाइड भी होता है। कोडिफाइड को देखो डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज्ड और साइंटिफिक मैनर में मत समझना। कोडिफिकेशन का बेसिक मतलब यह है कि पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, फिर उसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिला, साइन हुआ, तो वो लॉ बन गया, तो उसको हम कहते हैं कोडिफाइड लॉ है वो। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अनकोडिफाइड भी है। अंडरस्टूड? पहुंचा कि बाउंसर? चेतना, ये भी तुमने एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिया है, शरीयत लॉ का या मुस्लिम लॉ का। ठीक, उसी पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, फर्क देखिएगा बेटा कि भारत में हिंदू लॉज को तो कोडिफाई कर दिया गया है, लेकिन भारत में आज भी जो मुस्लिम लॉज हैं वो अनकोडिफाइड है। नाउ दिस यू हैव टू नो ना, फर्क क्या है। हम दोनों लॉज पढ़ेंगे, लेकिन हिंदू लॉ कोडिफाइड है, पार्लियामेंट के द्वारा पास्ड है, इसका एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। लेकिन मुस्लिम लॉ को हम कैसे पढ़ते हैं? मुस्लिम लॉ को हम मुस्लिम लॉ के सोर्सेस की हेल्प से पढ़ते हैं। जैसे कि इनका जो मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, वो है कुरान, अहदीस, उसके हेल्प से हम इसको पढ़ते हैं हम हिंदू लॉ को भी उसके हेल्प से है। लेकिन हिंदू लॉ अब बहुत सारे सोसाइटी की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, कोडिफाई कर दिया गया है, पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को अभी टच नहीं किया गया है। पहुंचा? समझ में आया? नेहा, सबको बात बताओ जल्दी से, मुझे समझ में आया? उसी तरह से तुम लोग देखोगे अभी कुछ समय के बाद, जैसे मानसी मैम तुम्हें पढ़ा रही होंगी, रेनू मैम तुम्हें पढ़ा रही होंगी, मैं तुम्हें पढ़ा रही होंगी, मैं तुमसे कहूंगी बेटा ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, मैं तुम्हें बताऊंगी बेटा ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, ये क्या है, ये एक मेजर लॉ है। फिर मैं तुमसे ये भी कह सकती हूं बेटा ये सब्जेक्ट जो है तुम्हारा, ये एक माइनर लॉ है। अब इसमें क्या फर्क होगा शाश्वत? इसमें बस फर्क ये है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया है, पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ, एविडेंस लॉ, ये सारी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सारी चीजें हमने मेजर की कैटेगरी में डाली ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो लॉ इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं पे माइनर लॉज भी है, वो भी लॉ ही है, जैसे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जैसे पुणे पोर्शे केस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगाया गया था।
ये सब क्या है बेटा, ये माइनर लॉज है, यानी कि ये लॉज किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बने हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट, सड़क के कानून जो है आपके गाड़ी चलाने के जो रूल्स हैं वो मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो माइनर्स हैं उनके लिए लॉ बनाया गया है। लेकिन क्रिमिनल लॉ सब कुछ डील करता है, तुम मर्डर करो, तुम चोरी करो, तुम डकैती करो, तुम रॉबरी करो, सब कुछ कवर कर रहा है। समझ में आ रहा डिफरेंस? मुस्लिम लॉ अनकोडिफाइड क्यों है, हाँ इसके ऊपर आएंगे बेटा, बट आज के सेशन में कोई फायदा नहीं है इसके ऊपर बात करने का। ये आज भी अपने पर्सनल लॉज से गवर्न होते हैं, बस इतना जान लो। हिंदू लॉज नीड्स एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इसको कोडिफाई करा गया। कोडिफिकेशन में बेटा एक मजबूती होती है, एक सैंक्टिटी होती है। टॉट पढ़ रहा है ये चाहत, अरे वाह टॉट, काट दे इसको, हटा दे, क्या फायदा इसको पढ़ने का। ध्यान दो यार सेशन में। अब इनमें से कोई पॉइंट तुम्हें ना समझ में आओ तो बताना, कोई पॉइंट तुम्हें ना समझ में आओ तो बताओ। अच्छा ये जो लॉज है ना बेटा, ये आपके जो हिंदू लॉज हैं, जो आपके मुस्लिम लॉज हैं, इनको एक और नाम से जाना जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज एन इंडिविजुअल्स पर्सनल लॉज एंड इंडिविजुअल्स पर्सनल लॉज, हम इन्हें पर्सनल लॉज भी कहते हैं बच्चों। दीज आर एस्पेक्ट, स्कोप, वेरियस नेम्स, लॉ को क्या क्या रूप दिया गया है बेटा, ये मैंने आपको बताया है। तो बच्चों आपको ये पता होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अभी करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, जिसने लोकसभा इलेक्शंस 2024 में विजय हासिल करी, और इससे पहले 2019 में, 2014 में इनका एक मैनिफेस्टो होता है, पता है बच्चों? मैनिफेस्टो होता है, यानी कि मैनिफेस्टो में एक लिस्ट होती है कि जब हम सरकार बनाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। एक चेकलिस्ट होती है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ये इनका अभी रह गया है बेटा। यहां पे पता है क्या था इनकी, यहां पे था बेटा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मुझे जल्दी से बताइए बेटा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप क्या समझते हो? क्या चीज बेटा कह रहे हो? मेजर एंड माइनर, अच्छा ठीक है। सोर्सेस तो बेटा अभी बताया ही नहीं साक्षत। मेजर एंड माइनर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मेजर माइनर बिग बाय बता देते हैं। आ जाओ एक सेकेंड बेटा, मेजर और माइनर बस इतना समझ लेना। जैसे हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, जैसे मैं जुडिशरी की जब तैयारी करती थी, तो जुडिशरी की जब तैयारी करते थे तो वहां पे हम डिवाइड कर लेते थे कि मेजर लॉज में हमें क्या क्या पढ़ना है, माइनर लॉज में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा मेजर लॉज में जैसे आपके आईपीसी आ जाता है, जैसे आपका कॉन्स्टी आ जाता है, वो कॉन्स्टी आपका कोडिफाइड भी है, वो मेजर लॉ भी है, समझना। मैक्सिमम लॉज भारत में कोडिफाइड है, मैक्सिमम लॉज भारत में कोडिफाइड ही है, मैक्सिमम लॉज। कॉन्स्टी आ जाता है मेजर लॉ में आपका। आप यहाँ पे लिख लीजिए इंडियन पिनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आप लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है आपका। फिर उसके बाद आप एविडेंस एक्ट लिख लीजिए। ये सब कानून बने हुए हैं, इनको इंपॉर्टेंस दिया है, यहाँ पे लिख लो बेटा, समझ में आ जाएगा, हाई इंपॉर्टेंस। एंड कवरिंग वेरियस टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, वेरियस टॉपिक्स कवर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माइनर लॉज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक मैटर के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट, जैसे कि आपका सिटीजनशिप एक्ट 1951 का, आपके सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, ये एक माइनर लॉ है। तो ये कोई लॉ बेटा बहुत इजी चीज है, कॉमन सेंस की चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको कॉम्प्लिकेट जबरदस्ती करोगे तो ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। इजी चीज है, इसको समझ के चलना, नाम से समझो ना, मेजर, मेजर साहब होते हैं ना वैसे, माइनर
माइनर का मतलब हाँ हाँ आप भी हो, तो आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए हो। समझ में आया? अनकोडिफाइड लॉज कैसे बनते हैं इसको मैं आपको बता दूंगी बेटा जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ रहे होंगे। मोटर व्हीकल्स एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट, आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये स्पेसिफिक मैटर्स के लिए बनाए जाते हैं। जम गया सबको? अब गिरीशा बता रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेम लॉ। चलो आ जाओ एवरीबडी, फर्स्ट गिव मी अ थम्स अप फॉर दिस स्लाइड। कवर्ड? तो दिस आई हैव टोल्ड यू बिकॉज ऑफ योर स्टडीज ओनली। माइट भी आपसे एग्जाम में ना पूछा जाए कि मेजर लॉ क्या होता है, माइनर लॉ क्या होता है, वो तो मैंने आपको डिवीजन के लिए बताया है। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? बहुत बढ़िया। अब आओ, हम बात कर रहे थे बेटा यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा अभी कि करेंटली भारत में क्या है बेटा? करेंटली भारत में हर रिलीजन के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, एक्सेट्रा, सभी धर्म के लोग दे आर गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू their personal religious laws। है कि नहीं है बच्चों? ये सब अपने अपने लॉज से गवर्न होते हैं। हिंदूज के लिए अपने लॉज बने, मुस्लिम्स अपने पर्सनल लॉज से गवर्न होते, क्रिश्चियंस एक्सेट्रा सब अपने अपने पर्सनल लॉज से गवर्न होते हैं। इसके विपरीत यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बॉट अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस दैट मैरिज के मामलों में, डाइवोर्स के मामलों में, अडॉप्शन के मामलों में, सक्सेशन के मामलों में हर कोई अपने अपने पर्सनल लॉ से गवर्न हो रहा है। अब्दुल अपने लॉ से गवर्न हो रहा है, जोसेफ अपने लॉ से गवर्न हो रहा है, शाश्वत अपने पर्सनल लॉ से गवर्न हो रहा है, एक्सेट्रा। मानते हो नहीं मानते हो? तो इसी के अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करी जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिंपली ये कहेगा देयर शैल बी वन सिविल लॉ regarding all these matters which I have told you, regarding divorce, adoption, succession, marriage, etc. जितने भी फैमिली मैटर्स हैं उनके लिए हम एक सिविल लॉ बनाएंगे जो सबके ऊपर लागू होगा, which should be accepted by everybody and which will be implemented इंप्लीमेंट करना मतलब लागू करना, इंप्लीमेंटेड ऑन ऑल पर्सन्स। भारत में आप जिस भी रिलीजन के हो, वेदर, या इस तरह से लिखो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। चमका? इसको सैंक्शन कहां से मिलता है बेटा? आर्टिकल 44, बिल्कुल धमाकेदार आर्टिकल तुम लोगों ने बता दिया है। आर्टिकल 44 हमारे संविधान का है जो इसको कहीं ना कहीं पीछे से पुश देता है, लीगैलिटी, सैंक्टिटी देता है। पहुंचा नहीं पहुंचा? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? बात समझ आई? जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड। प्यारे बच्चा लोग, बात समझ आई? अंडरस्टूड नाइसली? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एन अटेम्प्ट by the government to bring all the laws, सबको एक रूफ के अंदर लाएंगे, सबके ऊपर एक ही लॉ लागू करेंगे, which is the first state who has implemented uniform civil code।
जी आप फिर से करेंगे, फिर से बताएंगे बेटा, फिर से बताएंगे बेटा। विच इज द फर्स्ट स्टेट हु हैज इंप्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड? बेटा आर्टिकल 44, रेनू मैम बताएंगे आपको, वही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही है ना। बहुत बढ़िया, गोवा, परी गुप्ता, यस। उत्तराखंड में बेटा, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड बिल पास हो गया है बच्चों। है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये देखिए। जैसे एक बंदा है यहाँ पे, ये बच्चा है, उसके बालों में मत जाना बेटा, शादी करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है। ये बिलोंग करता है बेटा एक्स रिलीजन के, फॉर एग्जाम्पल वो हिंदू है, ठीक है, हिंदू है। तो उसने क्या किया, उसने एक सुंदरी से क्या किया, ब्याह कर लिया। उसने ब्याह रचा लिया, बहुत ही सुंदर लड़की थी, उससे ब्याह रचा लिया उसने, ठीक। अब करेंटली क्या सिचुएशन है बेटा भारत में, कि जैसे मैंने आपको बताया ये हिंदू लड़का है। अब ये लड़का अगर मुस्लिम होगा, ये लड़का अगर क्रिश्चियन होगा, या किसी भी एक्सेट्रा धर्म को बिलोंग करता होगा, हिंदुइज्म में इसको सब कुछ पूरी प्रथाएं करनी होंगी अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉज। मुस्लिम के अकॉर्डिंग इनको निकाह करना होगा, सारी चीजें इनको कबूल है कंप्लीट करना होगा। क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग जो चर्च में इनकी वेडिंग कंप्लीट होती है प्रीस्ट के सामने, वो पूरी करनी होगी। आज को मैरिज के, अच्छा डाइवोर्स में हिंदू लॉ का अलग प्रोसीजर फॉलो होता है, मुस्लिम लॉ में तलाक का कॉन्सेप्ट होता है, क्रिश्चियन लॉ में डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, सेपरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, और अदर अदर धर्म में अलग अलग तरीके होते हैं। तो सरकार ये कह रही है कि हम एक ऐसा कानून लाएं, एक ऐसा कानून लाएं जिसके अंदर हर कोई गवाह होगा। तो यूसीसी क्या करेगा, यूसीसी भारत में लागू किया जाएगा, मामला मैरिज का होगा, डाइवोर्स का होगा, सक्सेशन का होगा, अडॉप्शन का होगा, इनहेरिटेंस का होगा, या एक्सेट्रा। बेसिकली जितने भी फैमिली मैटर्स होंगे ना, शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड मैटर्स होंगे, उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर एक लॉ लागू कर देंगे हम, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब वो चाहे जिस भी धर्म को बिलोंग करता हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एक्सेट्रा हो, अब दिक्कत नहीं आएगी बेटा। इनको शादी करने में, डाइवोर्स देने में, मैरिज करने में, ये अपने पर्सनल लॉ से अब गवर्न नहीं होंगे। हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपके रिलीजन को, लेकिन लॉ ये लागू होगा। आप माइट भी शादी कर लेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंग जो पूरा प्रोसीजर होगा वो भी आपको फॉलो करना होगा, अगर भारत में लीगलाइज करना है अपनी शादी। यही होता है समीक्षा। दिस इज, अब इन डिटेल क्या करोगी जान के, इसका मतलब तो समझो पहले। जब ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, जब ये आ जाएगा, अभी कंप्लीटली इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। अब ये गधो बच्चों, अगर ये भी नहीं जान रहे हो, तुम लोग की मार करनी चाहिए। अगर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तुम्हें ये भी नहीं पता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या गिरीशा पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है? अरे आदित्य गुरु, अभी नहीं लागू हुआ है ना, तो जब लागू होगा उसके प्रोसीजर्स हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। अभी क्या जरूरत है, अभी तो हमें मतलब जानना है ना, अभी तो मतलब ही नहीं जान रहे हम। सबको मेरी बात समझ आ गई? एवरीथिंग इज अंडरस्टूड क्लियरली? ये समझ आ गया? नहीं पता तो मैं बता रही हूं, अभी ये मैनिफेस्टो में है बेटा, अभी क्रॉस लगाया हुआ है मैंने, अभी ये फुलफिल नहीं हो पाया सरकार के द्वारा। करने की पूरी बातचीत चल रही है, बिल्स पास किए जा रहे हैं, लॉ बनाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक, हो जाएगा पास, हो जाएगा। अब संजय, यही देखो संजय ने बात करी है। अब आप इसके मुझे जल्दी से बताइए, थोड़ा सा एक्सपोजर, दिमाग के जो कीड़े हैं बेटा थोड़ा गिराओ। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, इसके दो पॉइंट्स बताओ मुझे, एडवांटेजेस क्या होंगे, और मुझे इसके दो डिसएडवांटेजेस बताओ। कोई भी एक बच्चा बता दे, डिसएडवांटेजेस बता दो, बताइए। पूरे भारत में भी नहीं लागू हुआ है भैया,
जल्दी से मुस्कान बताइए मुझे, जल्दी दो दो एडवांटेजेस बताइए अपने माइंड के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी पढ़ाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या दो एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या दो डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। वेल डिफाइंड है, ग्रेसी कह रही है, ठीक है। इक्वालिटी, आबिया इज सेइंग इक्वालिटी। अब नहीं मानेंगे। यस, लास्ट सेशन में इक्वालिटी एंड नो डिस्प्यूट्स, लेस बर्डन ऑन कोर्ट्स, इजी गवर्नेंस। इक्वालिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट पे बोल रहे हो तुम लोग। इक्वालिटी और गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस हो जाएगा। डिसएडवांटेज बताओ। पीसफुल कम्युनिटी, एडवोकेट्स के लिए इजी हो जाएगा। डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली हर कोई इक्वली ट्रीट होगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी डेफिनेटली। उसके नाम से ये हमें समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। डिस्प्यूट बिटवीन कम्युनिटीज मुस्कान झूठी है भाई, मेरी वाली सच्ची है। कल्चर, बहुत बढ़िया वर्षा, गुड पॉइंट यार। पीपल अपने कल्चर भूल जाएंगे, कल्चरल इश्यूज आएंगे। और दूसरी चीज बेटा जो आप लोगों ने बताया है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। नॉट इजीली एक्सेप्टेबल, नॉट इजीली, बहुत बढ़िया अल्फिया सदफ, सही कहा बेटा। इजीली ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा बेटा, ठीक है। कम्युनल टेंशन होगा, बढ़िया बता रहे हो बेटा, सही बता रहे हो। तो ये चीजें बेटा मैंने आपको बता दी। ये बता देना ये सारे स्लाइड्स में रखूं या हटा दूं। अब बेटा बस हमें ये जानना था। अब इसके बाद लॉ मैंने आपको बता दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब रीड कर लो बेटा, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ रीड दिस पैसेज, यू विल अंडरस्टैंड। वी विल बी सीइंग सम क्वेश्चंस आल्सो इन द एंड। अभी तो हमें पढ़ना है। और बेटा मेरे क्लास में ना पढ़ाई थोड़ा जम के करनी होगी, थोड़ा दूध वूध पी के आना। इसको रीड करो, जब तक कि तुम लोग रीड करो, बताना अगर कुछ समझ में ना आए तो। कोई लाइन अगर आपको समझ में ना आए तो बताइएगा बेटा। बच्चे डोंट नोट, बिल्कुल भी नोट मत करिए। अतुल्य जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द क्लास। यू विल गेट ऑल ऑफ दिस इन योर नोट्स, है ना। ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अजय, यू आर सेंडिंग सच ब्यूटीफुल इमोजीज। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, दैट आई शुड गो ऑन स्पेस, ऑन अ स्पेस मिशन? बताइए। तो कुछ ऐसा तो नहीं था इसमें बेटा, कुछ तो ऐसा नहीं था जो आपको समझ नहीं आया? समझ में आ गया ना सब? जुगाड़ नहीं है क्या करोगी आबिया बेटा मेरे रिलीजन का? हम आपके हैं, इतना बहुत नहीं है। आई एम फॉर यू, स्टैंडिंग फॉर यू, एवरी डे आई विल स्टैंड फॉर यू, दैट शुड बी इनफ, है ना। बताइए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सब कुछ समझ में आ गया? मम्मी पूछ रही क्लास कब तक है? आंटी जी क्लास 7:30 तक के, माइट भी। मेरी क्लास का कोई भरोसा नहीं होता मैम 8 बजे भी जा सकती है, 8:15 भी जा सकती है। जस्ट जोकिंग। 7:30 तक की क्लास है, 5-6 मिनट ऊपर नीचे चल। आइए बेटा, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है कंट्रोल, आर्बिट्री, आपका ही कंट्रोल है खाली, ऑटोनॉमी। चलो आगे आ जाओ बेटा, ये तुम लोग पढ़ते रहना। अब हम लोग बहुत ही ब्रीफली देखो बेटा, मैं इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाने वाली हूं।
क्योंकि आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन से अभी करेंटली गवर्न हो रहे हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर हम हिंदू लॉ या सनातन धर्म के ऊपर बात करें तो फिर अनलिमिटेड बातें हैं जो निकल के आएंगी। तो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या होते हैं, किसी भी चीज का सोर्स क्या होता है, जहां से उस चीज का ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो जब भी हम हिंदू लॉ की बात करते हैं बेटा, इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज भी कहे जाते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज भी कहे जाते हैं, दोनों में डिवाइडेड है। तो जब भी हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज की बात करते हैं, हम बस ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू लॉ कैसे आया, है ना, हिंदू लॉ का सोर्स ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो आप सब इससे वेल वर्स्ड होंगे, आपने अपने पॉल साइंस के क्लासेस में पहले इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो अपने मम्मी पापा के मुंह से भी आपने बहुत बार सुना होगा कि श्रुतिस क्या होती हैं, स्मृतिस क्या होती हैं, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या होते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताती ही चलूंगी आगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में हम डिटेल में, वैसे तो मैं नोट्स में लाई हूं, अगर आप कहो तो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हिट नहीं करेगा अभी करंट एस्पेक्ट में, ठीक है। समीक्षा, बात समझ में आई? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बेटा श्रुतिस की, तो श्रुतिस के बारे में ये देखिए, ये जो वर्ड श्रुति है ये डिराइव्ड है वर्ड श्रु से, जिसका मतलब होता है टू हियर। अब जब भी हम श्रुतिस की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि श्रुतिस डिवाइडेड होती है बेटा 4 वेदास में और उपनिषद्स में। अब वेदास और उपनिषद्स के बारे में किसने नहीं पढ़ा होगा बेटा, किसने नहीं पढ़ा होगा? ये देखिए, ये 4 वेदास हैं बेटा। शिवांश, ये देखिए बेटा, ये 4 वेदास हैं। ये क्या है? ये हमारे आपके जो लॉज है, जैसे जो हिंदू लॉज हैं, जो आज को कोडिफाइड भी हो गए हैं, आज भी हम कहते हैं इसका सोर्स क्या है, कहां से आए हिंदू लॉज? इन श्रुति से निकल के आए। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है बेटा श्रुति। समझ में आया? ये सब लोग जान रहे हैं बेटा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यस हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब ऋत्विक देखिए, इसके बाद श्रुतिस के बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं स्मृतिज। बेटा स्मृतिज, अब स्मृतिज क्या है? स्मृतिज व्हाट वाज रिमेंबर्ड, यानी कि जो भी आपके ऋषिज रहे हैं, जो कि रिकलेक्शंस, जो कुछ भी ऋषिज के द्वारा रिकलेक्ट किया जाता था हिंदू लॉ के प्रिंसिपल्स को, जिसको हमने सक्सेसिव जनरेशंस को हैंड डाउन करा, जो ऋषि मुनीस पहले हुआ करते थे उनके बारे में जो भी उनकी नॉलेज होती थी, जब हमने उनको जनरेशन बाय जनरेशन जो आज को हमारे पास अवेलेबल है, वो स्मृतिज के रूप में अवेलेबल है बेटा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति बेटा। जानते हो इसके बारे में? मनुस्मृति के बारे में जानते हो? लॉज ऑफ मनु, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे यज्ञवल्क्य स्मृति भी है, नारद स्मृति भी है। तो स्मृति का डिवीजन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इनको धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास में डिवाइड किया। ठीक, ये बहुत सारे एग्जाम्स का क्वेश्चन बनता है बेटा, मनुस्मृति के बारे में पूछते हैं। तो ये स्मृतिज हो गई बेटा। उसके बाद बेटा कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आते हैं। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट मतलब एक तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन जो कि लिखा गया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन जो कि लिखा गया है बेटा। अब इनको, अच्छा, इनको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज प्योर डिस्कशन विच इज गोइंग ऑन। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस इन योर डेली रूटीन, मम्मी पापा से सुना होगा, अगर आपने कभी अपने रिलीजन के अंदर कोशिश करा होगा जानने की। कई बार ऐसा होता है ना, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रे करते हैं, जैसे आप ऊपर वाले से अपना दिल का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हो, तो कई बार दिल में आता है कि यार सोर्स क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या है मेरे रिलीजन का। तो अगर तुमने जानने की कोशिश करी होगी तो इसके बारे में तुम जरूर जानते होगे बेटा, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू बी वेरी ऑनेस्ट नैना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जान लो इसके बारे में, ठीक है। अब कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या होते हैं बेटा? ये रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि जो कुछ भी स्मृतिज में दिया गया है ना, उसको हमने एक किताब में फॉर्म कर दिया, एक कमेंट्री बना दी। तो जैसे कि आप देखोगे दया भागा जिमुतवाहना ने लिखा है, कमेंट्री है, प्रिंसिपल कमेंट्री है, और मिताक्षरा जो है वो विजनेश्वरा की प्रिंसिपल कमेंट्री है। तो होता क्या है, करंट नीड्स, करंट सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, जो भी स्मृतिज में चेंजेस करने थे, उनको वो चेंजेस करके बेटा कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के रूप में आज वो अवेलेबल हमें किया गया है।
ठीक है, बात समझ में आया बेटा? तो ये कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट होते हैं बेटा। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बेटा आते हैं आपके जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस का मतलब क्या होता है बच्चों? जो भी जजमेंट्स ऑर्डर्स हमारे कोर्ट्स के द्वारा पास किए जाते हैं हमारे हिंदू लॉ के ऊपर, इनको बेटा कहा जाता है जुडिशियल डिसीजंस। तो ये जो, नोट मत करना माधवी, तो ये जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं ये भी हिंदू लॉ का एक सोर्स है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ पे सुप्रीम कोर्ट ने तब क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है हु इज अ हिंदू, ये आज के लिए हमारा कानून है। तो ये भी हिंदू लॉ का एक सोर्स है। लेजिस्लेशन यानी कि लॉज, अब कोडिफिकेशन हो चुका है, ये सारे लॉज हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में बनाया गया, हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 में बनाया गया बेटा, स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती हैं ये बनाया गया, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, ये सब कोडिफिकेशन हो चुका है। ये भी बेटा हिमांशु मैं नहीं छोड़ती बेटा, क्लास नहीं छोड़ती बच्चे, मैं अभी आपका टाइम बचा है, पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये लॉज है बस बेटा, ये पॉइंट आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इसको हम लोग अभी आगे भी देखेंगे। कस्टम्स जो प्रथाएं हैं वो भी हिंदू लॉ का एक सोर्स है। इसको रीड करो जल्दी से, अच्छे से रीड करो, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस में देखेंगे लीडर बोर्ड पे कौन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन उनको टक्कर देता है। आगे आ जाओ। सौम्यदित्या बेटा, आई अग्री विथ यू, आई अग्री विथ यू। थैंक्स अलॉट समृद्धि, थैंक यू बच्चे, दैट इज ओनली माई एम एंड मोटिव। लॉट्स ऑफ लव बेटा। काबिया थैंक यू बच्चे। सूरज झूठ तो नहीं बोल रहे हो भाई तुम, इतनी देर से बोल रहे हो डेटा डेटा, मुझे तो लग रहा है कुछ घपला है तुम्हारी बात में, गड़बड़ लग रही है मुझे तुम्हारी बात, बताइए भाई। खत्म कहानी हो गई बेटा आपकी। कस्टम पढ़ा बेटा? कस्टम बेटा क्या होता है कि कोई लंबे समय से, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूं, क्लोज रिलेटिव्स में शादी हिंदू लॉ में मना करी गई है, लेकिन साउथ में आप देखोगे ऐसी शादियां होती हैं, साउथ में ऐसी शादियां होती हैं। कैसे होती हैं? क्योंकि वहां का कस्टम है जो साउथ में ऐसी मैरिजेस को अलाउ करता है। फ्यू फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे अपने बच्चों की शादी घर ही में हो जाती है, उनके रीजंस हैं, और आज से नहीं 100 सालों से वो शादियां हो रही हैं घरों में, उसके ऊपर रोक नहीं लगी है, उसको रोक नहीं रहा है हिंदू मैरिज एक्ट, कह रहा है अगर आपके कस्टम है तो आप शादी कर सकते हैं। शादी क्या होना चाहिए? पुराना होना चाहिए, एंशिएंट होना चाहिए। अरे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आप ऐसी शादियां कर रहे हो तो वो रीजनेबल थोड़ी ना कहा जाएगा। ऐसा ना हो कि आप शादियां करते थे फिर 50 साल से कोई शादी ही नहीं हुई, कंटिन्यूस ही नहीं है, तो हम ऐसे कस्टम को नहीं अलाउ करेंगे। साथ ही अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, आप ऐसी शादियां कर रहे हो और उसके ऊपर आप उसके बाद आप एग्जाम्पल्स गलत सेट कर रहे हो, आप जा रहे हो न्यूज में ऐसे आर्टिकल्स दे रहे हो, ऐसे न्यूज में खबरें फैलवा रहे हो कि हिंदू लॉ जो है वैसे ऐसे ही रिजेक्ट करता है ऐसी शादियों को, क्लोजनेस में शादियां नहीं होनी चाहिए। पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ विवाद करवा रहे हो, पता चला वॉर करवा दे रहे हो, कोई ऐसा कस्टम है जिससे वॉर हुई जा रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ी भिड़ी जा रही है, फिर लास्ट कोई ऐसा कानून ना बना हो जो ऑलरेडी उस ऐसी शादियों को रिजेक्ट कर रहा हो, मना कर रहा हो, ऐसी शादियां ना करिएगा आप। तो ये डिफाइन किया गया है हिंदू लॉ के अंदर ही, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना। लंबे समय से ध्यान रखना शैलजा, HMA मतलब हिंदू मैरिज एक्ट। शैलजा एक बात का ध्यान रखना है, लंबे समय से, एंशिएंट, पुराना होना चाहिए भाई।
नहीं समझ आया स्नेहा? तो बादाम बेटा 7 बादाम भिगो के उसको खाया कर छील के। इससे बेसिक क्या मैम बताएंगी? बताइए आप मेरी प्यारी स्नेहा, बताओ इससे बेसिक क्या बताएंगे? अब कस्टम को क्या बताएं? अब कस्टम ऐसा शब्द है जो हम क्लास 2 से पढ़ रहे हैं। कस्टम का मतलब ये है प्रथाएं जो चलती हैं। अब जैसे कि प्रथाएं बहुत सारी हैं, आप ये कह सकते हो कि हमारा शादी करने का ये तरीका ही हमारी प्रथा है। तो अगर उस चीज के अगेंस्ट कोई खड़ा होगा और कोर्ट में जाके केस फाइल कर देगा कि भैया इनका कस्टम देखिए, तो कोर्ट क्या चेक करेगा? कोर्ट ये चेक करेगा क्या वो कस्टम एंशिएंट था, क्या वो कस्टम रीजनेबल है, क्या वो कस्टम कंटिन्यूअसली चलता चला आ रहा है कि बीच में कुछ गैप हुआ है उस कस्टम में। एंशिएंट मींस, अब मुस्कान को एंशिएंट का मतलब बताइए, जल्दी से बताइए मुस्कान, आप भी लीजिए वो साथ। रीति रिवाज होते हैं बच्चों, बेसिक चीज है, समझे रितेश? एंशिएंट होना, एंशिएंट मतलब एंशिएंट हिस्ट्री देखे हो ना, तो इतना पुराना एटलीस्ट हो तब तो हम कस्टम मानेंगे। अगर आप ये कह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह रहे हो कि मेरे रियल ब्रदर से मेरी शादी करवा दीजिए, या मेरे रियल ब्रदर से मेरी शादी होनी चाहिए, क्या ये पब्लिक पॉलिसी के लिए अच्छा है? क्या ये रीजनेबल चीज है? क्या कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा? आप बताओ। नहीं करेगा ना बेटा, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो रहा है। ऐसा कुछ भी हमने समाज में देखा नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। आप ये कहते हो मेरी फैमिली में ये कस्टम चल रहा है, तो कोर्ट इसको देखेगा क्या वो 50 साल से चल रहा है, तब वो कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी और आगे देखेंगे बेटा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, आगे बढ़े। अब बस डेफिनेशन देख लो, हु इज ए हिंदू की, हु इज ए हिंदू की डेफिनेशन देख लीजिए बेटा। ये है बेटा शाश्वत, ये है हिंदू मैरिज एक्ट आपका। हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लीजिए, इसके बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पढ़ लीजिए बेटा। हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है मैरिज के बारे में, डाइवोर्स के बारे में, कैसे डाइवोर्स होगा, ग्राउंड्स बताए गए हैं डाइवोर्स केस में। हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है क्या क्या सेरेमनीज होनी चाहिए, कौन सा डीजे में गाना बजेगा जब ब्राइड एंट्री करेगी, है ना, किस तरह की मिठाई दी जाएगी दूल्हे को ताकि वो उसके दोस्त ये ना कहें गजब बेइज्जती है। ये सारी चीजें दी गई हैं। बात समझ आई बेटा? ये सब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिया गया है, जो आपका 1955 का लॉ है। ठीक है बेटा? बेटा एक बच्ची पूछ रही है मैम आपने इक्विटी जस्टिस और गुड कॉन्शियंस नहीं बताया। तो बेटा इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्शियंस मुझे लगा आप रीड करके देख लोगे बेटा। ये कुछ नहीं होता, जब मान के चलिए किसी एक सोर्स में और किसी दूसरे सोर्स में कॉन्फ्लिक्ट आता है, जैसे वहां कहाँ क्या होता है पार्लियामेंट में कि अगर कोई बिल या कोई कानून है जिसके ऊपर लोकसभा और राज्यसभा का विवाद हो रहा होता है, तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन बुला लेता है कि आइए बताइए क्या क्या विवाद है। उसी तरह से जब एक सोर्स और दूसरे सोर्स में विवाद हो रहा होता है तो क्या करता है, तो लॉ ये कहता है, बेसिकली लीगली ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको जस्टिस के माध्यम से, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस, गुड इंटेंशन से आप उसको जस्टिस के माध्यम से, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस, गुड इंटेंशन से आप उसको जज करिए, इंटरप्रेट करिए और उसको सॉल्व करिए। जैसे कि अगर दो सोर्सेज या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे स्मृतिज या कमेंट्रीज के बीच में, तो कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? इक्विटी करके, जस्टिस करके और एक गुड इंटेंशन, एक गुड कॉन्शियंस के साथ। ये ठीक है? आइए, तो गजब बेइज्जती है से बचने के लिए ये सारी चीजें हिंदू मैरिज एक्ट में दी गई हैं बेटा। अब ये डेफिनेशन देख लो बेटा, बहुत प्यारी, बहुत सीधी सादी डेफिनेशन है, इसमें मैडम कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकती हैं आपको। ये लॉ है, लॉ हमको एज इट इज पढ़ना होता है। पढ़िए इसको और पढ़ के बताइए समझ में आया कि नहीं। बस खत्म, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्या समय हो गया? बहुत टाइम बच रहा है बेटा अभी हम लोगों के पास, टाइम ही टाइम है। चलिए जल्दी पढ़िए।
जल्दी अंजलि रीड करिए, एवरीबडी क्विक, बी क्विक, रीड इट, डोंट वेस्ट टाइम, रीड इट। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 डिफाइन करता है कि हिंदू कौन है। ग्रेट बेटा आबिया, ग्रेट, डेफिनेटली यू विल अचीव, जस्ट बी डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट रहो। टाइम ही तो पैसा है यार सौम्यदत्या, बिल्कुल बढ़िया सही बात कह दी आपने, बट हम देखते नहीं है बेटा, आपके सामने खड़े होते तो हम टाइम वाइम नहीं देखते, ऐसे ही निकल जाता है बेटा टाइम। आई रिमेंबर आशिमा, वेरी नाइसली आई रिमेंबर। डोमिसाइल मतलब जो रह रहे हैं बेटा, जो रह रहे हैं। थर्ड पॉइंट बता तो दिया बेटा, थर्ड पॉइंट में कहा गया है वो बंदा जो भारत की टेरिटरी में रह रहा है, डोमिसाइल्ड है, जिसपे हिंदू मैरिज एक्ट एक्सटेंड कर रहा है, और जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यू नहीं है, ये 4 कैटेगरीज में नहीं आ रहा है, तो वो भी हिंदू कहलाएगा। समझे खुशी? बेटा इसमें डेफिनेशन दी गई है कि हिंदू कौन कौन है। तो सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है कि आप मतलब आप इससे पढ़ो तो समझ में आएगा। ये रीड करो, ये रीड करो, डेफिनेशन में आते हैं हिमांशु ये बेटा, ये हिंदू डेफिनेशन में आते हैं बेटा। टेरिटरी मतलब भारत, कंट्री, कंट्री बेटा मान के चलिए, सारा इसको रीड करो और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। एनी पर्सन बेटा हु फॉलोज हिंदू रिलीजन आइदर बाय प्रैक्टिसिंग इट या उसको प्रोफेस कर लेते हैं, उसको हिंदू कहा जाता है। इसमें कन्वर्ट्स भी आते हैं, रिकन्वर्ट्स भी आते हैं। अंडर द कोडिफाइड हिंदू लॉ कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट हुआ है हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म में, वो भी हिंदू कहलाएगा। इसके लिए कोई प्योरिफिकेशन की सेरेमनी जरूरत नहीं है, और कोई भी इंटेंशन जो आप कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हो और आपने कोई कंडक्ट किया है तो उसमें भी ये भी सफिशिएंट होगा कन्वर्जन के एविडेंस के लिए। अ पर्सन हु इज अ रिकन्वर्ट टू हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, ये भी हिंदू। रिकन्वर्ट मतलब कि आपने कोई और धर्म अपनाया था, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू थे, आप इस्लाम में गए, फिर वापस से आप हिंदू बन गए, या जैन बन गए या बुद्धिस्ट बन गए, वो भी हिंदू कहलाएंगे। A person who ceases to be a Hindu by converting to a non-Hindu religion will again become Hindu। अगर वो रिकन्वर्ट करता है इन 4 धर्मों में, उसको भी हिंदू कहा जाएगा। ठीक है? अरे नहीं अफान, बिल्कुल नहीं। डिक्लेयर करना पड़ता है बेटा, मुस्लिम एक्ट नहीं होता आदित्य। बोनाफाइड इंटेंशन मतलब विदाउट एनी इल विल, प्योर इंटेंशन है आपका, क्लियर इंटेंशन है, प्योर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। ठीक है? ये सब आते हैं हिंदू बाय रिलीजन में। इसको देखो बेटा, ये रीड करिए। पर्सन बाय हिंदू हु इज बाय बर्थ, जब दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, चिल्ड्रन बोर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स, ये हिंदू कहलाएंगे। सच चाइल्ड में भी लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। अब लेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड क्या होता है, इसके ऊपर अभी फोकस मत करना, ये हम क्योंकि आगे के सेशंस में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी इसको हमें वेटेज नहीं देना है। हमें इससे मतलब भी नहीं है बेटा। इट इज ऑल्सो इमटेरियल दैट सच अ चाइल्ड डज नॉट प्रोफेस, प्रैक्टिस और हैज फेथ इन द रिलीजन ऑफ इट्स पेरेंट्स। देखो जो तुम कह रहे थे अफान कि प्रैक्टिस नहीं करता है अगर अपने माता पिता के रिलीजन को, तब भी वो हिंदू ही कहलाएगा। When one parent is Hindu, दो माता पिता में एक ही खाली हिंदू है, when one of the parents of a child is Hindu and he is brought up as a member of a Hindu family, तो भी वो हिंदू ही कहलाएगा बेटा। और persons, कोडिफाइड हिंदू लॉ ये कहता है कि अ पर्सन जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, ये हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होगा, अनलेस ये प्रूफ करेगा कि हिंदू लॉ मेरे ऊपर नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि हम एथीस्ट है। कौन सा नहीं समझ आया सारा, कौन सा नहीं समझ आया? मतलब डिक्लेयर कर रहा है अभिषेक, अनइक्विवोकली मतलब डिक्लेरेशन कर रहा है वो।
बेसिक चीजें हैं बेटा, एक बार और फिर से रीड कर लोगी, सब समझ आ जाएगा बेटा, क्लियर कट, कुछ है ही नहीं इसमें। पोल करते हैं बेटा। लास्ट वाला समीक्षा, मतलब ये कहा जा रहा है इसमें कि वो पर्सन जो कि मुस्लिम नहीं है बेटा, क्रिश्चियन नहीं है बेटा, पारसी नहीं है और ज्यू नहीं है, वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा। बट अगर वो ये डिक्लेयर करता है, वो ये कहता है कि हम एथीस्ट हैं, हम किसी भी धर्म के अंदर नहीं आते हैं, तो ये मतलब मान के चलिए इसको प्रूव करना होगा कि हिंदू लॉ हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये ठीक है। ये कोर्ट में अक्सर प्रूव किया जाता है, ये हिमांशु कोर्ट में प्रूव होता है कि हिंदू लॉ मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, आई डोंट फॉलो। आपके चाल चाल में पता चलेगा ना, प्रैक्टिस प्रोफेस प्रोपोगेट ही नहीं कर रहे हो आप। यस, व्हाई नॉट आदित्य, व्हाई नॉट। आ जाओ बेटा। अब बेटा आपके सामने पैसेज आएगा, रीड करिए, ये पैसेज है बेटा, इसको रीड करिए क्विकली, क्विकली रीड इट समीक्षा, एंड देन वील पुट द पोल्स। आइए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, बातें ऐसी चलती रहेंगी, क्योंकि बेटा ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत बेसिक हैं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा बेटा। जैसे ही आप पीडीएफ फिर से देखोगे ना सेकेंड टाइम, सब समझ आ जाएगा बेटा। डेफिनेशन के अंदर आते हैं गुलशन। थैंक्स अ लॉट अन्वेषा, लॉट्स ऑफ लव बेटा। नैन्सी पढ़िए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन लगाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस बेसिक हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल हैं, जवाब दीजिए। डन। जो सबसे पहले थम्स अप देगा तो उसके 5 सेकंड्स के बाद मैं पहला क्वेश्चन लगाऊंगी। चलिए, उनको शादी ब्याह क्या करना होगा, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू गवर्न होंगे बेटा। पढ़ लिया कवलजीत? यस लिखना है, नो नहीं। पैसेज पढ़ लिया तो यस लिखना होगा, नो नहीं। डन अंजलि, चलो 5 4 3 2 एंड 1। According to the Hindu Marriage Act, who is recognized as a Hindu? In 4 options में A, only practitioners of Hinduism, followers of Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism, individuals born into Hindu families, those who visit Hindu temples regularly. You have to choose the most accurate answers. Try and give the answer in the poll section only. I don't want chat answers at all. अंबालिका तब तक के जब तक कि आप कुछ और डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, तब तक कि आपके ऊपर हिंदू लॉ ही लागू होगा, अगर आपके पेरेंट्स हिंदू हैं। Why has Bharatiya Janata Party emphasized the need for a uniform civil code? To promote religious segregation. As a Hindu, in 4 options में A, only practitioners of Hinduism, followers of Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism, individuals born into Hindu families, those who visit Hindu temples regularly. You have to choose the most accurate answers. Try and give the answer in the poll section only. I don't want chat answers at all. अंबालिका तब तक कि जब तक कि आप कुछ और डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, तब तक कि आपके ऊपर हिंदू लॉ ही लागू होगा, अगर आपके पेरेंट्स हिंदू हैं। क्या लग रहा है बेटा? What would be the correct answer? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, देखिए इतना सुस्ती हमें चलेगी नहीं बेटा। बी कह रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही, बी करेक्ट आंसर है। जहां पे भी ओनली वर्ड आएगा बेटा, प्लीज दिमाग लगाना, इतना रिजिड नहीं होता है कभी भी ऑप्शन। ओनली वर्ड आएगा वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ओनली मतलब एक्सट्रीम ऑप्शन। इनटू हिंदू फैमिलीज, इंडिविजुअल्स हु आर बोर्न इन हिंदू फैमिलीज, हम पेरेंट्स की बात करेंगे, पेरेंट्स हिंदू हैं, हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। मोर एक्यूरेट बी हो रहा है। जो हिंदू टेंपल्स विजिट कर रहे हैं रेगुलरली, भाई किस लिए विजिट कर रहे हैं? चप्पल चोरी करने के लिए, तो क्या वो भी हिंदू हो जाएगा? नहीं, करेक्ट आंसर बी होगा। 71% नारायण, आदि एंड योगेश। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाउ इज अ मैरिज व्यूड इन हिंदू लॉ? क्या हिंदू लॉ में मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है? हिंदू लॉ में मैरिज सेक्रेमेंट होती है, फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है या टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है? समृद्धि बेटा रिफ्रेश करिएगा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हिमांशु रिफ्रेश करना पड़ेगा। आपने सोर्सेज देखे हैं, सोर्सेज से क्या पता लगा अनीशा? अंशु, आदित्य बेटा एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करके देखिए बेटा। ट्राई लॉग आउट एंड लॉगिन बैक अगेन। बताइए डब्लू कुमार, बताइए बेटा। कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्रेमेंट भाई सारा, सेक्रेमेंट मतलब समथिंग
गॉड हैज सेड, ऊपर वाले की चीजों को हम फुलफिल जब करते हैं, फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। कुटाई बेटा, कुटाई भी करेक्ट आंसर होगा बेटा। धनंजय माधवी चंद्रदित्य, वेरी गुड बेटा। सेक्रमेंट है बेटा, इट इज अ सेक्रमेंट। श्रुति स्मृति वैष्णवी, सेक्रमेंट इज समथिंग व्हिच इज पायस, रिलीजियस, समथिंग सेड बाय गॉड। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिंदू लॉ? मनु, यज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ हिंदू लॉ? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाउंडर ऑफ हिंदू लॉ किसे कहा जाता है? वेरी फेमसली नोन एज फाउंडर ऑफ हिंदू लॉ। बेसिक्स में बेटा ये। पता है बेटा, जो मनु है, जिनके बारे में मैंने बताया, मनुस्मृति, इनको कहा जाता है द फर्स्ट पर्सन, द लॉ गिवर। हालांकि हिंदुइज्म का एज सच कोई फाउंडर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा है। बट जब भी हम लॉज की, लीगल वे में बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो मनुस्मृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मनु की बात हम लोग करते हैं। ए, यस ए, रितेश सही कहा बेटा, ए ही करेक्ट आंसर है। 75% बच्चे सही जवाब दिए, नारायण, धनंजय और प्राची। इसमें से कौन कौन पुराने बच्चे हैं ये बताइए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन मान के चलो, रीड करना क्वेश्चन अच्छे से। व्हिच लेजिस्लेशन कोडिफाइड हिंदू मैरिजेस इन मॉडर्न इंडिया? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। मनु ही ठीक था बेटा। पोल तो बेटा मैं जब आप लोग का कंप्लीट हो रहा है ना तभी लगा रही हूँ। ये सभी लॉज है बेटा हिंदूज को गवर्न करने के लिए, लेकिन मैरिज से स्पेसिफिक कौन सा लॉ है? मैरिज से रिलेटेड स्पेसिफिक लॉ कौन सा है? क्या लग रहा है बेटा? पोल इशू जिज्ञासा, काइंडली रिफ्रेश बेटा। करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा ए, हिंदू मैरिज एक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 91%, बिल्कुल सही बताया बेटा। अब एक क्वेश्चन है बेटा सेटलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये छोड़ दो, अब तुम आओ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। रीड करो, जल्दी से रीड करिए बेटा। मुस्लिम लॉ में पढ़ाऊंगी बेटा शिवांश, मजा आएगा बेटा, तुम मैरिज पढ़ोगे, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दे दूंगी बेटा, कभी भूलोगे नहीं आप। रीड करिए बेटा। पहला क्वेश्चन क्या वैष्णवी बताना है उसमें? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डेफिनेशन जो दी गई है बेटा, डेफिनेशन का जो करेक्ट आंसर हमने एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग दिया, माइट भी आपको एक से अधिक सीख लग रहा हो, लेकिन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म के जो फॉलोअर्स हैं इनको हम हिंदू मानते हैं, यहाँ से हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिक्स, इस पॉइंट पे आइए इसको रीड करिए। ये इसको रीड करिए, जरा ध्यान क्वेश्चन पे दीजिए बेटा। थैंक यू जानवी, थैंक यू अमीशा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक्स अ लॉट। जस्ट स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, दैट्स ऑल आई वांट। पहला स्लाइड रीड करिएगा तो दूसरा स्लाइड लगाएंगे। आदित्य शायद एक बात बताओ बेटा, तुम कौन से मतलब किस उससे देख रहे हो? मोबाइल से देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो क्लास? पढ़ लिया आदि? चले नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। ध्यान बेटा, हो गया? जल्दी जल्दी रीड किया करो, ज्यादा समय मत लो बेटा। First question on your screen, what is the primary objective of a uniform civil code in India? To enforce religious laws uniformly, harmonize diverse personal laws, promote caste-based legal systems, to segregate citizens based on religious beliefs. बताइए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू एनफोर्स रिलीजियस लॉज यूनिफॉर्मली। हम ऐसा लॉ लाएंगे जिससे रिलीजन से रिलेटेड लॉज जो यूनिफॉर्मली सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ 61%। नेहा, नारायण, जेफरी। अब बी बच्चों ने लगाया टू हार्मोनाइज डाइवर्स पर्सनल लॉज। हमें पर्सनल लॉ से मतलब ही नहीं है, तुमने यूनिफॉर्म वर्ड देखा होगा, वही लगा देना चाहिए था बेटा। हमें डाइवर्स पर्सनल लॉ को हार्मनी लाने की क्या जरूरत है? हमें नहीं फर्क पड़ता आपका क्या पर्सनल लॉ है, आपका पर्सनल लॉ रखिए आप अपने पास, हम एक ऐसा लॉ लाएंगे जो सबके ऊपर बराबरी से लागू होगा। ए करेक्ट आंसर। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग कर देना, अलग अलग कर देना। अभिलाषा, अरे हाँ भाई साहिल, एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कहाँ बैठे थे अभी तक की? What are the concerns regarding the implementation of a uniform civil code? Promotion of cultural diversity, potential disruption of existing Hindu laws, strengthening religious autonomy, enhancement of gender equality. Harmonize मतलब बैलेंस करना, पीस करना, पीस मेंटेन करना। तो लॉग आउट करके देखो समृद्धि, फिर रिफ्रेश कर लिया है तो एक बार लॉग आउट करके देखिए भाई, एक बार लॉग आउट करके देखिए आप, है ना? ट्राई लॉग आउट, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? नंदिनी कह रही है डी। बेटा कंसर्न कब होता है? जब हमें किसी चीज से प्रॉब्लम होती है, कंसर्न या क्रिटिसिज्म, जो मैंने आपसे डिसएडवांटेज पूछा था, है कि नहीं है? करेक्ट आंसर होगा बेटा बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये भाई साहब कश्यप, नारायण, प्राची 24% कह रहे हैं डी, 20% कह रहे हैं सी। बस क्वेश्चन गलत रीड किया, देखा? रीड, रीड प्रॉपरली। क्या सीख मिली? रीड प्रॉपरली। कंसर्न पूछा गया है, फायदे नहीं पूछे गए भाई, गलत ऑप्शन लगा दिया आपने।
समझे? किसी चीज से कंसर्न कब होता है, कंफ्यूजिंग नहीं है नंदिनी। व्हाट आर द कंसर्न्स? कंसर्न्स मतलब क्या क्या दुविधाएं हैं, इनमें से कौन सी दुविधा दिख रही है आपको? अब 4 में ऑड वन आउट भी कर लेते तो भी था। ऑड वन आउट करो ना, बिल्कुल नहीं होगा। कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, ये तो एडवांटेज है ना। रिलीजियस ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, ये तो एडवांटेज है ना। जेंडर इक्वालिटी को एनहांस करना, ये तो एडवांटेज है ना। चलो आइए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38% बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, अब बताइए which aspect of uniform civil code is crucial for promoting equality? Reinforcement of caste based system, preservation of gender disparities, promotion of gender equality, enforcement of patriarchal norms. This is a basic English और इससे भी लेवल आप आपसे क्लास में पूछी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बताइए। यस, ऑड वन आउट था ये, संजय बिल्कुल सही कहा। डाउट सेक्शन अभिलाषा हमेशा क्लास में एंड में लेंगे बेटा, हमेशा एंड में, क्योंकि हर स्लाइड पे डाउट सेक्शन नहीं ले सकते ना। अपूर्वा, तुम्हें फिर अगर रिफ्रेश से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो जल्दी से, जितनी देर में हम बात कर रहे हैं। क्रूशियल शब्द का मतलब क्या होता है? क्रूशियल शब्द का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग इक्वालिटी इन इंडिया। इसमें भी बेटा, इसमें भी आप देखोगे ऑड वन आउट आप कर पाओगे अच्छे से। इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? अगर हम कास्ट बेस्ड यानी कि जो पहले 4 वर्ना सिस्टम हुआ करता था उसको लाएंगे तो क्या इक्वालिटी होगी? नहीं होगी। अगर हम जेंडर डिस्पैरिटीज यानी कि जो मेल और फीमेल में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्पैरिटीज हैं, इनइक्वालिटीज हैं, अगर हम उनको प्रिजर्व करेंगे यानी कि उनको रोक के रखेंगे तो क्या इक्वालिटी होगी? नहीं होगी। अगर हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे तो क्या इक्वालिटी होगी? हाँ होगी। अगर हम पेट्रियार्कल यानी कि मेल डोमिनेटेड नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस लेके आएंगे तो क्या इक्वालिटी होगी? नहीं होगी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 57% बच्चे आदि है, प्राची और पलक है, ठीक करेक्ट आंसर। आगे आइए, ये बताइए why has Bharatiya Janata Party emphasized the need for a uniform civil code to promote religious segregation, to uphold principles of equality and justice, to enforce cultural homogeneity, to strengthen caste based divisions? बहुत बेसिक है, this is very very basic, this is very very basic, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं। गलत रीडिंग नहीं करनी है बेटा, ऐसे ही ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, ट्रैप क्वेश्चंस कहे जाते हैं, उसमें फंसा लिया जाएगा आपको, ठीक है। हमें आपके कल्चर से मतलब नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, हम कल्चर का क्या करेंगे बेटा? कल्चरल होमोजेनिटी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को एनफोर्स करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो, सी गलत है। कास्ट बेस्ड डिवीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं, रिलीजियस सेग्रीगेशन, रिलीजन के धर्मों पे आपको अलग अलग करेंगे इसलिए नहीं, इक्वालिटी और जस्टिस के लिए लाने की बात करी गई, खुद ही तुम लोगों ने एडवांटेज बताया था। करेक्ट आंसर बी होगा बेटा, 80%। चलो ठीक है, रूशल, आदि और गिरीशा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसका बताइए बेटा, which factor could potentially be positively impacted by implementation of uniform civil code? Gender disparity, equal rights for men women, religious hierarchies, cultural divisions. इजी क्वेश्चन है बेटा, अब ये पता चलेगा रूहानी तुम्हें कहां पे गलती हो रही है, बताइए बेटा। कोई बात नहीं सौम्य, कोई बात नहीं, वेरी गुड नंदिनी बेटा, वेरी गुड बच्चे, समझ लो बेटा। क्या लगा यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर? समृद्धि, कवलजीत, नंदिनी, जिज्ञासा, बी, इंश्योरिंग इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, बिल्कुल ठीक है बेटा। जेंडर डिस्पैरिटी प्रिवेंट नहीं करना, यहाँ पे पॉजिटिव फर्क पड़ रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करी जा रही है। रीइंफोर्समेंट ऑफ रिलीजियस हायरार्कीज यानी कि रिलीजियस लीडर हुआ करता था उसको वापस लेके आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं। कल्चरल डिवीजन हमें मतलब ही नहीं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बेटा। 72% आज की लीडर बोर्ड में बेटा, सुवजीत, कश्यप कामले, प्राची, श्रेया, अभिषेक, मधु, आकाश, तनिष्का, महिमा एंड दिव्या, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिवन ऑल 9 ऑप्शंस क्वेश्चंस करेक्ट, द आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड एवरेज टाइम सुवजीत आपका बहुत ही बढ़िया है, 2 सेकंड से कम का है, तो इसको मेंटेन करिएगा। नेक्स्ट क्लास में कोई भी बच्चा बेटा एवरेज टाइम 2 सेकंड से कम का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ बेटा आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। हु इज अ हिंदू हम लोगों ने देख लिया है बेटा, साथ ही हमने बेसिक्स देखे किसके, हिंदू लॉ के, और हमने लीगल रीजनिंग के बारे में, एलआर के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी। इसी नोट पे बेटा आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आपके डाउट्स ले लेंगे बेटा। तो यूसीसी एक बार अच्छे से क्लास में बेटा, यूसीसी मैंने आपको स्वीकृति बता दिया बहुत डिटेल में, उससे रिलेटेड पूरा पैसेज भी देख लिया। राइट नोट्स यू कैन राइट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, टुडे वाज अ बेसिक क्लास बेटा, यस यू कैन डेफिनेटली राइट, बिल्कुल सही है बेटा, आप बनाना। रिमेंबर यस, फ्यू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, इन लॉ फुल क्लैरिफाइड होगी बेटा, ये इंट्रोडक्शन है जी हां, यस बी आर नॉट, नो फंडामेंटल राइट है बेटा आपका। उसके बाद बेटा आगे आइए, एथिज्म, ट्राइबल पीपल का बेटा डिफरेंट डिफरेंट होता है, कल्चर भी ज्यादा होता है, ज्यूज बेटा मैंने आपको बता दिया था, यस अतुल्य यू आर, ये बेटा उत्कर्ष हम लोग मुस्लिम लॉ कवर करेंगे ना, उसमें डेफिनेशन में आता है बेटा, यस डेफिनेशन में आता है, सब सेक्शन नहीं बिल्कुल कतई नहीं बेटा, नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ बेटा सेशन के बाद आपके क्लास सेक्शन में मिलेगा आपको बेटा, बहुत जरूरी है प्रज्वल, हिंदू लॉ बहुत जरूरी है। कस्टम बेटा ब्रीफली क्या बताना है, प्रथाएं आपकी जो भी है, रीति रिवाज, मनुस्मृति, लॉज ऑफ मनु है बेटा, नहीं आज की क्लास में तुझे बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फरवरी 11 बेटा मैनेज करना पड़ेगा, क्लैट के लिए टाइम निकालना होगा, मैं आपको रिलीव नहीं कर सकती क्लैट से, नो प्रॉब्लम आ जाए, उसकी पावर सेम होती है बेटा, दिस इज आयरनी। नोट्स बेटा बेसिक जैसे मैं बना रही हूं वैसे बनाओ ना। पार्लियामेंट स्टेट यस यस, कुछ बिल्कुल सही कहा, डिसएडवांटेजेस ऑफ यूसीसी, यू आर नॉट गेटिंग एनी डिसएडवांटेजेस व्हेन यू विल सी समथिंग कमिंग ओवर योर रिलीजन, देन यू विल फील, अगर कोई कास्ट में शादी है तो क्या वीसीसी यूसीसी, क्षमा नहीं नहीं बेटा, वो जनरली सब चीजों पे लागू होगा, ये तो भी हम कवर करेंगे। यूसीसी वन नेशन वन लॉ, बिल्कुल सही कहा। एजुकेशन पे नहीं बेटा, मैरिटल मैटर्स पे, इज इट वायलेटिंग फंडामेंटल राइट फॉर रिलीजियस इक्वालिटी, यस बहुत सारे क्रिटिक्स ये तो कहते हैं जेजे एक्ट कंसीडर किया जा सकता है एडल्ट की तरह, दे डू, ये देख लो मुस्कान, अरे हिंदू लॉ पढ़ रही हो यार, जेजे एक्ट भी पढ़ाएंगे। आगे आइए, मैसेजेस एंड डाउट जो है बता दिए बेटा, इसको मुस्लिम लॉ कवर करेंगे तो बताएंगे, बस बेसिक डाउट्स मैंने कवर कर लिए। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, आप लोग भी जाइए रेस्ट करिए, थैंक्स लॉट, एक बार 4 सेशन में रैंक स्पैम कर दीजिए। गुड बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप अच्छे से समझ आ गया बेटा आपको, नेक्स्ट क्लास में आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, जो बेसिक डाउट्स हमने कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में बेटा पढ़ा के आइएगा थोड़ा बहुत, और 12 132 130 और बताइए बेटा, रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है रितिका, बहुत बढ़िया बेटा।
प्रीति, जिज्ञासा, रोशन, स्नेहा, सही, इसको बेटर करेंगे हम लोग, पोस्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे नेक्स्ट क्लास में, और ज्यादा पैसेजेस में बेटा, और ज्यादा पैसेजेस लेके आऊंगी। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन एंड यू डिड नॉट फील बोर्ड एट ऑल। चलो, थैंक्स अ लॉट बच्चों, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, बाय गाइस।